गिरते भूगर्भ जल स्तर, बढ़ते प्रदूषण और बदलते जलवायु को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है। और यहाँ अपने ही देश में, इंडिया में 4.5 लाख पेड़ों की कटाई की योजना बनाई जा चुकी है और उन पेड़ों पे हारियाँ चलनी शुरू हो गई हैं और उन पेड़ों को धराशायी किया जा रहा है। अब उस जंगल को बचाने के लिए लड़ाई चल रही है। कब से? पिछले 10 सालों से। अगर ये जंगल कटते हैं तो उसका दुष्परिणाम, दुष्प्रभाव मुझ पे, आप पे कैसा होगा, इस पे चर्चा करेंगे। और इस पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ आलोक शुक्ला जी हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हंसदेव को लेकर ये जो लड़ाई चल रही है पिछले 10 सालों से, ये लड़ाई अब पीक तक पहुंच चुकी है। सीएम से लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व इस मसले पे बयान दे रहे हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है हंसदेव पे चर्चाएं चल रही हैं। आज हम हंसदेव के जंगल कटते हैं तो पर्यावरण पे किस तरह का दुष्प्रभाव पड़ेगा, इस पे चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे साथ आलोक शुक्ला जी हैं जो हंसदेव को बचाने के लिए जो आंदोलन चल रहा है उसके नेतृत्व करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। पहले तो आलोक जी आपका बहुत आलोक जी, कितने पेड़ों की कटाई होनी है, कितने पेड़ कट चुके हैं, और यदि ये सारे के सारे पेड़ कटते हैं तब की परिस्थिति किस तरह का पर्यावरण में बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, हंसदेव में 2 कोयला खनन परियोजनाएं हैं जिनकी स्वीकृति हुई है। वैसे तो 23 कोल ब्लॉक हैं, 2 खुलेंगे तो फिर 5 और का नंबर है, 5 खुलेंगे तो फिर उसका आगे नंबर है। तो पूरे 1,70,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र पे कहीं ना कहीं संकट खड़ा हो जाएगा यदि इसको ओपन किया गया तो। अभी जो संकट एकदम सामने है पलसा कोल ब्लॉक और पलसा ईस्ट केतेवासन के द्वितीय चरण के, इन दोनों कोल ब्लॉक को जो सहमति दी गई, यदि यहाँ पे खनन होगा तो 4.5 लाख पेड़ जो हैं सीधे रूप से कटेंगे। और ये वो जंगल है जो मानव निर्मित नहीं है बल्कि प्राकृतिक जंगल है और बहुत ही समृद्ध वन इलाका है। और इसके बाद यदि केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक जिसकी जनसुनवाई होने वाली थी उसको रद्द कर दिया गया, 1752 हेक्टेयर का, इसमें तो 97% फॉरेस्ट एरिया है। इन दोनों को मिला लिया जाए, यदि उसको भी जोड़ लें हम आने वाले दिनों के लिए, यदि सरकार की जो जिस तरीके से आगे जा रही है, तो करीब 8 लाख से ज़्यादा पेड़ जो हैं वो 8 लाख बिल्कुल इन परियोजनाओं से प्रभावित होंगे। लेकिन चूंकि स्वीकृति अभी 2 की है तो संकट 2 का है, तो वो 4.5 लाख पेड़, उस 4.5 लाख पेड़ में दोनों खनन परियोजनाओं की पेड़ों की कटाई जो शुरू हुई, करीब 600 के आसपास पेड़ काटे गए। गांव के लोगों ने विरोध किया, कटाई को रोक दिया गया। जो निश्चित तौर पे आपने कहा कि क्या संकट होगा, देखिए हंसदेव के जंगल आज जो जलवायु परिवर्तन का संकट है, जलवायु परिवर्तन का संकट इस धरती पर जीवन के अस्तित्व को बचाए रखने के संकट में तब्दील हो चुका है। पूरी दुनिया चिंतित है ये धरती पे जीवन बचेगा या नहीं बचेगा। ऐसी परिस्थिति में प्राकृतिक जंगलों का विनाश उस जलवायु परिवर्तन के संकट को कहीं ना कहीं तीव्र करेगा। और यदि सीधे रूप से हम छत्तीसगढ़ में इसके प्रभाव को एकदम सीधा देखें तो जो हंसदेव नदी है, जो छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी नदी है, इस नदी और अन्य जो नदियां निकलती हैं, इन्हीं जंगलों से इन नदियों में पानी आता है। यदि आप इन जंगलों को काट देंगे तो जो सतही जल है जो इन जंगलों से बह के नदियों के माध्यम से आता है और मिनी माता बांगो बांध में आके 4 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती है, एक पूरा सतही जल जो है, एक नदी का अस्तित्व आज के समय खतरे में है। नदी का अस्तित्व खतरे में है मतलब लाखों लोगों की ज़िंदगी सीधे रूप से खतरे में है। दूसरा महत्वपूर्ण मामला है कि यही जो वन क्षेत्र हैं जहाँ से हमारा भूजल जो है वो रिचार्ज होता है, जहाँ पे भूमिगत जल रिचार्जिंग का काम ये जंगल पहाड़ करते हैं। यदि आप यहाँ पे काट देंगे तो वो भूमिगत जल के रिचार्ज की जो प्रक्रिया है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, पूरी जो हाइड्रोलॉजी एक तरीके से वो ख़त्म हो जाएगी। और उसका संकट कहीं ना कहीं यदि हंसदेव के जंगल उजड़ गए तो बिलासपुर जिला, कोलबा जिला,
जांजगीर जिला, सरगुजा जिला, सूरजपुर जिले में सीधे रूप से प्रभाव पड़ेगा और एक भयंकर जल संकट आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तो एक सीधे रूप से जो प्रभाव है वो जल का प्रभाव है। दूसरा महत्वपूर्ण ये है, हमने देखा है कोविड के दरमियान ऑक्सीजन सिलेंडर लेते हुए आज जिस तरीके से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। हाल ही में जो एक अंतर्राष्ट्रीय एक रिपोर्ट आई है जिसमें पर्यावरणीय सूचकांक में भारत सबसे पीछे के पायदान पे 180 नंबर पे पड़ा हुआ है। अच्छा। ऐसी परिस्थिति में यदि हंसदियों के जंगलों का विनाश करके हम और कहाँ जाने वाले हैं, तो सवाल ये है कि वो जंगल हमारी प्राणवायु है, ऑक्सीजन है हमारा। आज छत्तीसगढ़ के लगभग साले शहर गंभीर प्रदूषण के माल झेल रहे हैं, चाहे वो रायपुर हो, चाहे वो बिलासपुर हो, चाहे वो रायगढ़ हो, जितने भी, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो औद्योगिकरण है ये खनिज आधारित औद्योगिकरण है। आप देखेंगे कि रायपुर में हम के बगल में आप जाइए और जो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया कौन सा है, स्पंज आइलैंड इंडस्ट्रीज़ है जो सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड इंडस्ट्रीज़ है। रायगढ़ शहर के में आप देखेंगे कि पूरा स्पंज आइलैंड स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं। तो आपके सारे शहर इतने गंभीर प्रदूषण की माल झेल रहे हैं। कोलबा एक दुनिया के प्रदूषित शहरों में शामिल होता है। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री आए थे, वो सुबह टहलने जाने वाले थे लेकिन प्रदूषण के कारण वो टहलने नहीं जा पाए और उन्होंने स्वीकार किया कि कोलबा में लोग कैसे रह रहे हैं इतने प्रदूषण में। अब कुछ छत्तीसगढ़ के लोगों की ज़िंदगी को सोचिए। इन परिस्थितियों में आप यदि इन प्राकृतिक जंगलों को और उजाड़ दीजिए तो स्थिति क्या होगी। आज हमारे यहाँ जो तापमान है वो 45-46 डिग्री जा रहा है। इन जंगलों को जाड़ने के बाद क्या छत्तीसगढ़ रहने लायक बचेगा? सवाल इसका है कि जो पूरे जलवायु परिवर्तन के संकट के साथ हमारे सामने तो तात्कालिक संकट खड़ा हो जाएगा। तो निश्चित तौर पे हंसदियों के जंगलों के विनाश की अब हमारे पास ये जगह नहीं है कि हम और ऐसे जंगलों का विनाश कर पाएँ। अब तो एक तय करना पड़ेगा, ठीक है हमारे पास कोयला होगा लेकिन क्या हम कोयले के लिए सारे जंगलों को उजाड़ देंगे? आपको कहीं ना कहीं एक नीति तय करनी पड़ेगी कि इससे ज़्यादा हम कोयला नहीं निकाल सकते, इससे ज़्यादा हम आयरन ओर नहीं निकाल सकते, और ये भी तय करना पड़ेगा कि कहाँ निकलेगा, कहाँ बिल्कुल ही नहीं निकलेगा। यदि हम तय नहीं कर पाए तो आने वाले समय में आप देखिएगा कि छत्तीसगढ़ को भी आप उसी रेगिस्तान बनाने की स्थिति में तब्दील ना हो पाए। एक यूनिवर्सिटी ने एक अध्ययन किया है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और कुछ एक अध्ययन हुए जिसमें ये बात आ रही है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, साथी लोग बता रहे थे उस अध्ययन के बारे में कि डिजर्टिफिकेशन जो है तेज़ी से बढ़ रहा है छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों के अंदर। अच्छा। और यदि यही मानसून डिस्टर्ब होते रहा, जंगल कटते रहे तो छत्तीसगढ़ के लिए गंभीर संकट होगा और इसीलिए हंसदियों के जंगलों को बचाना बहुत ज़रूरी है आज के समय। बिल्कुल सही। आज जब हम इस स्टोरी को शूट कर रहे हैं, आज 11 जून है और अब तक जो है मानसून आ जाना चाहिए था। 9 टप्पा ख़त्म हो चुका है, फिर भी इस वक्त हम रायपुर में बैठे हैं और 45 से 40 डिग्री टेम्परेचर है, गर्मी है और मानसून अब तक नहीं आया है। मानसून नहीं आने का मतलब आप समझ रहे हैं कि भैया किसानों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब यदि हंसदेव के जंगल कटते हैं तो आप समझिए कितना बड़ा नुकसान होगा। भौतिक विकास की चाह में हम पूरी मानव सभ्यता को, मानव जीवन को विनाश की तरफ धकेल रहे हैं। देखिए, हमें लगता है कि गांधी को हमें देखना चाहिए। गांधी ने बहुत साफ संदेश दिया था कि धरती हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, लालच को नहीं। और यदि हम लालच में इसी तरीके से हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का विनाश करते रहेंगे तो जीवन का विनाश तय है इस धरती के अंदर ऊपर। इसीलिए हमें लगता है कि अब वो परिस्थिति आ चुकी है जिसको लेके ये जो चर्चाएं चल रही हैं। COP26 में क्या था, तमाम देश क्यों इकट्ठे थे? इसीलिए इकट्ठे थे ना कि हमें फॉसिल फ्यूल्स के आधार पे पीछे हटना पड़ेगा। इस धरती के तापमान को 2 डिग्री बढ़ने से हमें रोकना पड़ेगा। यदि 2 डिग्री बढ़ेगा तो आप समझिए, आप जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों के आप आंकड़े निकालेंगे तो आप देखेंगे कि जो जिस तरीके से बाढ़ आ रही हैं या तूफान आ रहे हैं, ये सूखा पड़ रहा है, ये जो आप प्राकृतिक आपदाएं वो लगातार हर साल बढ़ रही हैं।
और इसी तरीके से ये जलवायु परिवर्तन का संकट बना रहा तो ये आपदाएं और तेज़ी के साथ बढ़ेंगी। तो सवाल ये है कि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के अंदर ये चिंता का विषय है और भारत ने तो जाके प्रतिबद्धता जताई है, तमाम देशों ने प्रतिबद्धता जताई है। ये कहा गया था कि 2030 तक हमें, पहले फेज डाउन की बात आ रही थी कि हमें कोयले से पूरा वापस आना है, लेकिन बाद में फेज आउट की बात थी, उसको फेज डाउन में बदल दिया गया कि ठीक है हम इसको धीरे धीरे कम करेंगे। भारत ने कहा कि 2070 तक हम कोयला आधारित फॉसिल बिजली से पीछे हटेंगे, पूरी रिन्यूएबल पे चले जाएंगे। और उसमें ये भी कहा गया है कि 2030 तक जो हमारी बिजली की ज़रूरतें हैं उसको हम 50% जो है वो रिन्यूएबल से लेके आएंगे। मतलब कोल आधारित हमारा घटेगा और रिन्यूएबल आधारित हमारा बढ़ेगा। तो निश्चित तौर पे कोयला आधारित जो आज हमारा उत्पादन है वो आने वाले दिनों में कम होगा। फिर सवाल ये आता है कि जब हम ये जान रहे हैं, हमें ये कमिटमेंट को पूरा करना ही है, फिर कोयला हम ऐसे इलाकों से क्यों निकाल रहे हैं जो सबसे प्राकृतिक वन क्षेत्र हैं? क्या हसदेव के जंगलों को आप उजाड़ देंगे तो क्या वापस वैसा प्राकृतिक जंगल आप बना सकते हैं? संभव नहीं है। तो आप अस्थायी रूप से कुछ वर्षों के लिए यदि आपको कोयला चाहिए तो आप ऐसे इलाकों को आइडेंटिफाई करिए जहां पर्यावरण के न्यूनतम नुकसान हो। और रिन्यूएबल एनर्जी पे पूरी ताकत के साथ देश को आगे बढ़ना होगा ताकि हम अपने जंगलों को बचाए रखें। एक चीज़ मुकेश भाई बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे आज भी कृषि जो है वो मौसम आधारित कृषि है और सबसे ज़्यादा जलवायु परिवर्तन का संकट यदि आएगा तो उसकी मार किसानों को भी झेलनी पड़ेगी और उसकी मार सीधे रूप से इस देश की खाद्य संप्रभुता पे होगी, हमारे खाद्य संकट की ओर हमें ढकेलेगी। तो इसीलिए सवाल है कि जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखिए हसदेव की लड़ाई कोई स्थानीय 2 गांव 4 गांव को बचाने की, और सिर्फ हसदेव नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ छत्तीसगढ़ के अंदर चाहे वो जितने भी प्राकृतिक वन क्षेत्र हैं, चाहे वो हसदेव हो, चाहे वो राव घाट का इलाका हो, चाहे वो नंदराज पहाड़ जैसे समृद्ध वन इलाके हों, इन वन इलाकों को आपको छोड़ना चाहिए, इन इलाकों को खनन मुक्त रखना चाहिए। क्योंकि यदि ये जंगल बचेंगे, प्राकृतिक हमारे संसाधन बचेंगे तो निश्चित तौर पे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक खुशहाल धरती देंगे। अन्यथा हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इस धरती पे जीवन की संभावनाओं को बहुत ही कम कर देंगे। बिल्कुल सही। हसदेव के जंगल कटेंगे या हसदेव के साथ ही जो समृद्ध वन इलाके हैं यहाँ पे किसी भी तरह का कोई खनन होता है, जाहिर सी बात है वो जंगल पूरी तरह तबाह होगा। केवल और केवल जंगल तबाह नहीं हो रहा है, इससे पूरा का पूरा मानव जीवन तबाह होगा। हम आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बुरा दौर छोड़कर जाने वाले हैं। अगर अभी हम आवाज़ नहीं उठाए इन जंगलों को कटने से बचाने के लिए तो तय मानिएगा आप अपने आने वाली पीढ़ी को जवाब नहीं दे पाएंगे। यदि आप खुद के लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए थोड़ी सी भी जिम्मेदारी समझते हैं खुद की, तो फिर ऐसे मामलों में खुलकर बोलिए, खुलकर विरोध कीजिए, सरकार का हो या फिर कुछ निजी कंपनियों का हो। बहरहाल आज के हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको हमारा रिपोर्ट पसंद आया हो तो आप हमारे YouTube चैनल बस्तर जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।